हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड हमारा यह दूसरा वीडियो है। पहला जो वीडियो था वो मॉडर्न इंडिया से संबंधित था और हम उसी सीरीज को अब आगे बढ़ा रहे हैं और यह उससे संबंधित दूसरा वीडियो है। लेकिन उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा एक ग्रुप सी का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। वो बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 2 जून से। उससे संबंधित अगर जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ये नंबर यहाँ पर लिख दिया गया है 8954760682। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न कौन सा है। हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं और हमारा आज का प्रश्न स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज से। जो पहला वीडियो है वह यह है कि अवध के अंतिम नवाब थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाजिद अली शाह। हम ये देख रहे हैं कि वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक अवध का नवाब थे और ये अवध के अंतिम नवाब थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश ने क्या किया कि वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर, मतलब मिसरूल के आधार पर उन्हें गद्दी से हटा दिया और फिर अवध पर कब्जा कर लिया, मतलब अवध ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां पर यह है कि बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था। तो वह सेनापति था हेक्टर मुनरो। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। पहली बात यहां पर यह है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। इसमें 2 गुट थे या 2 पक्ष थे। एक पक्ष था अंग्रेजों का, जबकि दूसरा पक्ष था मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, फिर अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। रिजल्ट क्या हुआ? तो रिजल्ट इसका यह हुआ कि अंग्रेज विजयी हुए और इस युद्ध में अंग्रेज को या अंग्रेजी सेना को नेतृत्व दिया था हेक्टर मुनरो ने। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर यह सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में निहित था। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो जवाब है वह जवाब है गवर्नर एंड 24 डायरेक्टर्स, मतलब गवर्नर और 24 डायरेक्टर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वह बनी थी 1600 के चार्टर एक्ट के अनुसार। इसके अनुसार उसमें प्रावधान यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधन गवर्नर और उसकी परिषद करती थी, जिसमें गवर्नर और उप गवर्नर के अतिरिक्त 24 अन्य सदस्य भी होते थे और इसे एक और नाम से जाना जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से। और जैसा कि हमें पता है कि 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का आदेश दिया था, जिसमें यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी और यह जो व्यापार का अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, वह उसका एकाधिकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था। देखिए काफी महत्वपूर्ण यह सवाल और इस सवाल के जवाब पर हम बाद में जाएंगे क्योंकि इसके आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है वो हम देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट्स को। देखिए फैक्ट यहां पर यह है कि मद्रास एजेंसी के प्रेसिडेंसी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं मद्रास एजेंसी की। तो मद्रास एजेंसी आप लेफ्ट साइड में देखिए 1639 ईस्वी में। तो जो मद्रास एजेंसी है 1639 हम क्या देखते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। उसके बाद पहली बार क्या हुआ कि 1652 में इस मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी के रूप में इसे प्रमोट किया गया, लेकिन महज 3 साल के बाद मतलब 1655 ईस्वी में इसके इस प्रमोशन को क्या कर दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर आगे हम यह देखते हैं कि 1684 ईस्वी में इसकी प्रेसिडेंसी को फिर बहाल कर दिया गया और फिर 100 साल के बाद मतलब 1785 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा मद्रास, जो कि ऑलरेडी यहां पर है, उसके बाद बॉम्बे और फिर बंगाल, तो क्या किया गया कि इन तीनों को प्रेसिडेंसी बनाया गया। मतलब कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के साथ इनको तीनों प्रेसिडेंसियों को एक किया गया, मतलब 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी बनाई गई। देखिए अब ये जवाब की जो हम बात कर रहे थे तो यहां पे जवाब दिया गया ए 1639। तो ये जवाब इसका सही नहीं, या यूं कहे कि जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन उसके उपयुक्त नहीं है। तो क्योंकि जहां पर हमने व्याख्या देखी है तो व्याख्या के अंतर्गत हम इसके उपयुक्त जवाब को इसमें नहीं ढूंढ पा रहे हैं।
नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहां पर यह है कि इन विच ईयर, मतलब किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। यहां भी इन्होंने स्टार लगा दिया है। अब देखिए, स्टार लगाना नहीं चाहिए था, वो इसलिए नहीं लगाना चाहिए था कि यह सही है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा जहांगीर से प्राप्त की थी। उसके बाद अंग्रेजों ने 1615 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। तो जवाब यहां पर सामने है, ऑप्शन सी। हाँ, यह बात सही है कि इससे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पर यह है कि मेयर्स कोर्ट किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था। तो यह है 1726। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या, जो कि काफी जरूरी है। पहली बात यहां पर यह है कि 1726 का जो चार्टर था, इस चार्टर के अंतर्गत 3 है, एक मद्रास, दूसरा कलकत्ता और तीसरा बॉम्बे। तो क्या किया गया कि इन तीनों का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तीनों क्षेत्रों के लिए यह यहां पर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का यह एक उच्च न्यायालय था। मतलब किसकी बात हो रही है? बात हो रही है मेयर्स कोर्ट की। ठीक है, इसमें अगर सदस्यों की बात करें तो इस कोर्ट में 10 सदस्य थे, मतलब मेयर सहित इसमें 10 सदस्य थे। और ये जो मामला सुनता था जनरली सिविल, मतलब दीवानी मामले इस कोर्ट के द्वारा सुने जाते थे। हाँ, यहां पर यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेयर्स कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसको अगर वो चुनौती देना चाहता है तो कहां दे सकता था? तो चुनौती वो दे सकता था एक तो गवर्नर और उसकी काउंसिल में, या नहीं तो वह चुनौती दे सकता था इंग्लैंड में। तो काफी महत्वपूर्ण यह सवाल भी है और इससे संबंधित फैक्ट भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, और वह क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे या बंबई किससे लिया था। तो ये जो 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। और कैसे लिया था उसके प्रोसेस को देख लेते हैं। प्रोसेस यहां पर यह है कि 1661 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। घटना यह है कि पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी, जिनका नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा, इनका विवाह किया था ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। तो यहां पर क्या हुआ कि यह जो विवाह हुआ, तो इस विवाह से यहां पर चार्ल्स द्वितीय को, मतलब ब्रिटेन को, पुर्तगालियों ने बंबई दहेज के रूप में दिया था। और फिर आगे चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 27 मार्च 1668 को बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बात करते हैं चौथे चैप्टर की। चौथा चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। चलिए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त, क्या क्वेश्चन है कि सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? इसका सही जवाब है स्थायी व्यवस्था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। गवर्नर जनरल नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने 1794 में सूर्यास्त कानून बनाया था। इसके अंतर्गत यहां पर यह निर्धारित किया गया था कि भू राजस्व को वसूलने के लिए बोली लगाने वाली प्रक्रिया स्टार्ट की गई। अब इसमें मान लें कि अगर एक एक्स क्षेत्र है, वहां पर भू राजस्व की वसूली करनी है, तो हम ये देखते हैं कि ए नामक जो व्यक्ति है उसने ऊंची बोली लगाई और उसने अंग्रेजी सरकार को यह बात कही कि वह इसमें ऊंची बोली लगाकर वह भू राजस्व अंग्रेजों को दे देगा। लेकिन अंग्रेजी सरकार यहां पर यह कह रही है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर यह कह रही है कि तुम्हें यहां से भू राजस्व जो देना होगा वह एक निश्चित दिन को जमा करना होगा। और वह निश्चित दिन जो यहां पर है, अगर ए ने इस निश्चित दिन तक ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भू राजस्व अगर उगाही कर नहीं दी, तो फिर इसकी जमींदारी क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती थी। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सूर्यास्त का कानून कहा जाता है या सूर्यास्त का नियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलें। आगे यहां पर है कि सर रिचर्ड स्ट्रेटजी आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो किससे था? तो यह था अकाल से संबंधित। और 1880 ईस्वी में उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन, तो उनके द्वारा अकाल जो लगातार आ रहे थे, उसमें जो भारत उसको फेस कर रहा था, उसका सामना कर रहा था, तो उस अकाल जैसी समस्या पर विचार करने के लिए सर रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। और एक फैक्ट यहां पर यह है कि यह प्रथम अकाल आयोग था। और इस अकाल आयोग की संस्तुति के आधार पर, सुझाव के आधार पर, रिकमेंडेशन के आधार पर एक अकाल संहिता रची गई, जिसमें क्या था वह बता रहा हूं। इसमें जो अकाल संहिता थी, इसमें बात की गई थी कि कैसे अकाल को रोकना है और कैसे अकाल से बचाव करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह है कि महालवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी। तो ऑब्वियस किससे संबंधित थी? तो यह संबंधित थी भू राजस्व व्यवस्था से। देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व लैंड रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित थी।
इसे 1822 ईस्वी में हॉर्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत की क्षेत्र की बात करें तो पंजाब, अवध, आगरा एवं उड़ीसा का प्रमुख हिस्सा इसके अंतर्गत आता था। अगर हम थोड़ी सी और व्याख्या इसकी हम करते हैं तो जिस महल की यहां पर बात की गई है वह मुख्य रूप से होता क्या था, तो वह होता था गांव का समूह, मतलब ग्राम समूह था। और इस गांव के समूह को एक इकाई माना जाता था टैक्स की वसूली के लिए, या एक यूनिट था टैक्स की वसूली के लिए। और यहां पर टैक्स की वसूली कौन करता था, तो करता था ग्राम प्रमुख। वह क्या करता था, वह टैक्स की वसूली करता था और देता था सरकार को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो प्रतिपादित करने वाला जो व्यक्ति है या जो व्यक्तित्व है वह ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो पहली बात यहां पर यह है कि इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। उसके अलावा न केवल ये राजनेता थे बल्कि ये उद्योगपति भी थे, शिक्षाविद भी थे और प्रसिद्ध विचारक थे। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकाला था 1851 ईस्वी में, उसका नाम था रास्त गुफ्तार और यह थी गुजराती भाषा में। उसके अलावा अगर हम देखें तो 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी और इसकी स्थापना करके इन्होंने ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। फिर आगे यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, मतलब सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा भारत के धन के निष्कासन या धन के निकासी की ओर सभी भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया था। और उसमें भी नेक्स्ट फैक्ट यहां पर यह है कि 1867 ईस्वी में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने अपने एक पत्र जिसका शीर्षक था इंग्लैंड डेट टू इंडिया, उसको पढ़ते हुए फर्स्ट टाइम इन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमें याद रखनी चाहिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनके द्वारा ही लिखी गई थी। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी बने थे, पहली बार 1886 ईस्वी में, फिर 1893 ईस्वी में और फिर 1906 ईस्वी में ये अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह है कि थॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो वह जाने जाते हैं भूमि बंदोबस्त के लिए। अब इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का समर्थक कौन था? टॉमस मुनरो था। और जो टॉमस मुनरो ने भूमि बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था को इसने जो इंट्रोड्यूस किया था, इसके अंतर्गत यहां पर यह है कि इस भूमि व्यवस्था के अंतर्गत सीधे सरकार और रैयत, मतलब किसान का प्रत्यक्ष रूप से संबंध था। मतलब रैयत को सीधे भू राजस्व देना था, किसको? ब्रिटिश सरकार को देना था, बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं थी। और इस भू राजस्व व्यवस्था को 1820 में मद्रास में इसे लागू किया था और फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत का लगभग 51% जो एरिया है इसके अंतर्गत आ गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसमें है कि किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो वह थे कार्ल मार्क्स। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है और यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर यह है कि द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1919। इसकी व्याख्या को अगर हम देखें तो व्याख्या के अंतर्गत यहां पर यह है कि जिस 1919 एक्ट की बात हो रही है वह मेरे लिए भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, और इसी के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली को लागू किया गया। इसमें देखिए मेनली क्या किया गया, इसमें यह कहा गया कि जो प्रांत में है, तो प्रांत में जो विषय है, जिन विषयों पर कानून बनते हैं, विषय का मतलब है जैसे कि अगर हम भू राजस्व की बात करें, विषय की अगर बात करें तो चिकित्सा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, ये विषय है, ये सब्जेक्ट है। तो अब इस पे क्या बनाना है? इस पे कानून बनाना है। तो इस तरीके से प्रांतों में जो विषय थे उन विषयों को 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। एक को इन्होंने रखा आरक्षित और दूसरे को इन्होंने रखा हस्तांतरित। तो हस्तांतरित और आरक्षित 2 वर्ग बना दिए विषयों के। आरक्षित के अंतर्गत जो विषय थे उस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गवर्नर और उनके जो कार्यकारी परिषद थी, मतलब जो नौकरशाह थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो बनाएंगे। और हस्तांतरित के अंतर्गत यहां पर यह था कि जो विधान परिषद थी, उस विधान परिषद में जो चुने हुए सदस्य थे, उन सदस्यों में से लोगों को मंत्री बनाया जाता था और उनको उसका जिम्मा दिया जाता था। तो इसे ही कहते हैं द्वैध शासन, मतलब
आरक्षित और हस्तांतरित। इसे हम और व्याख्या के साथ देखेंगे। आप हमारी क्लास को अगर ज्वाइन करते हैं तो हम इसकी पूरी व्याख्या और जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको और विस्तार के साथ आपको हम क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें जो कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए कि लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। दूसरा, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे क्या कहा जाता है, मिंटो मार्ले सुधार कहा जाता है, उसके अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई। फिर देखिए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है उसमें क्या किया गया, निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया। और फिर 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो था उसके द्वारा क्या किया गया, उसके द्वारा विभागीय प्रणाली लागू की गई, मतलब डिपार्टमेंटल जो एक सिस्टम है उसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था, तो उसे प्रारंभ किया था लॉर्ड मेयो ने। और इसे प्रारंभ कब किया था, 1870 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि इन्होंने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किया था। साथ ही साथ 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना भी इन्हीं के समय में कराई गई थी, व्यवस्थित रूप से जो स्टार्ट हुआ लॉर्ड रिपन के समय में। फिर नेक्स्ट लॉर्ड रिपन से संबंधित यहां पर यह बात है कि केंद्र की वित्त व्यवस्था का विभाजन किया गया और 1882 में ही स्थानीय स्वशासन की भारत में शुरुआत की गई। तो स्थानीय स्वशासन की भारत में शुरुआत किसने की, तो उससे संबंधित अगर गवर्नर जनरल या वायसराय की बात की जाए तो वह नाम है लॉर्ड रिपन। फिर देखिए लॉर्ड डलहौजी से संबंधित, चूंकि ये सारे नाम यहां पर दिए गए हैं इसलिए, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि 1848 ईस्वी को यह भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और इसने भारत के छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करने के लिए एक नई नीति का प्रयोग किया जिसे कहते हैं व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प की नीति। और दूसरी तरफ चार्ल्स मेटकॉफ, इनसे संबंधित एक बहुत ही अच्छी बात वह यह है कि इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ये समाचार पत्र के मुक्तिदाता कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया, तो इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1813 से, मतलब 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है उसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसी एक्ट के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापारिक एकाधिकार दिया गया केवल किस पर, चाय और चीन के साथ। हाँ, इसी 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का प्रावधान किया, जिसके बाद हम देखते हैं मेघालय की शिक्षा नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह है, वह है कि बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था, किसने आरंभ किया था, तो आरंभ करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। इसके अंतर्गत प्रावधान यह था कि जो भी उपज थी उस उपज का 10/11 हिस्सा किसको जाता, कंपनी को, और 1/11 हिस्सा किसको जाता, वह जमींदार को मिलता। तो आज के वीडियो में हमने 2 चैप्टर्स को देखा। यह श्रृंखला हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम इस बुक में दिए गए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।